रात्रि का समय था। गंगा किनारे दीपों की रोशनी लहरों पर नाच रही थी। 22 वर्षीय आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर एक पेपर लिख रहा था। सत्य क्या है? क्या समय और स्थान की सीमाएं वाकई होती हैं? उसकी रुचि शुरू से ही क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी में थी। आरव का दिमाग पिछले कुछ महीनों से एक अजीब विचार में उलझा हुआ था। अगर एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं तो क्या उनमें एक ऐसा ब्रह्मांड भी है जहां मैं कोई और हूं? और क्या मैं वहां जा सकता हूं? उसकी दादी की एक पुरानी किताब ने उसे यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था। किताब का नाम था दर्पण के उस पार की दुनिया। उस किताब में ऐसे कथानक थे जिनमें लोग दर्पणों के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते थे। एक रात आरव ने अपने कमरे के पुराने दर्पण को ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उसकी परछाई उसकी हरकतों से थोड़ा धीमे चल रही हो। वह डर गया, लेकिन वैज्ञानिक जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। उसने धीरे से दर्पण को छुआ और अचानक उसकी उंगलियां उस ठोस सतह के आर पार चली गईं। यह क्या है? कोई होलोग्राम या कोई ट्रिक? आरव ने खुद से पूछा। लेकिन तभी एक तेज प्रकाश हुआ और वह दर्पण के अंदर खींचा चला गया। आरव ने जब आंखें खोलीं, वह एक ऐसे शहर में था जो अजीब था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जाना पहचाना। यह वाराणसी था, लेकिन उसमें उड़ते वाहन थे, सड़कों पर रोबोट चलते थे और लोग अजीब भाषा बोल रहे थे। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि वह एक समानांतर ब्रह्मांड में है, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां टेक्नोलॉजी ने धार्मिकता की जगह ले ली थी। यहां गंगा भी थी, लेकिन उसमें लोग स्नान नहीं करते थे, बल्कि वह एक ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल होती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे एक लड़का मिला जो हूबहू उसी जैसा दिखता था। उसका नाम था आर्य। आर्य एक वैज्ञानिक था और उसने मल्टीवर्स थ्योरी पर बहुत गहराई से काम किया था। जब आरव ने उसे अपने बारे में बताया तो आर्य चौंक गया, लेकिन तुरंत ही वह समझ गया कि यह संभव है। मैंने एक क्वांटम मिरर बनाया था, आर्य ने कहा, जिसके जरिए ब्रह्मांडों के बीच संचार हो सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी प्रयोग में नहीं लाया। शायद तुम्हारा ब्रह्मांड उसमें प्रतिध्वनित हो गया। आर्य ने आरव को अपने लैब में ले जाकर वह क्वांटम मिरर दिखाया। यह दर्पण जैसा ही था, लेकिन उसमें निरंतर ऊर्जा की लहरें बह रही थीं। लेकिन अगर तुम यहां आ सकते हो, आर्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई और भी आ सकता है, और जरूरी नहीं कि हर आगंतुक मित्र हो। अगले दिन उस शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ मशीनें खुद ब खुद चालू हो रही थीं, रोबोटों का नियंत्रण जा रहा था और लोगों को अजीब सपने आ रहे थे। आर्य और आरव ने मिलकर एक थ्योरी बनाई। शायद किसी और ब्रह्मांड से कोई चेतना इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही थी, और यह चेतना शुद्ध रूप से नकारात्मक थी, एक छाया जो ब्रह्मांडों को निगलने की शक्ति रखती थी। इस चेतना का नाम उन्होंने रखा विरुद्ध। विरुद्ध हर उस ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता था जिसमें मानव स्वतंत्र रूप से सोच सकता था, महसूस कर सकता था। उसे भावनाओं से नफरत थी। आर्य ने समझाया, हर ब्रह्मांड का एक मूल स्रोत ऊर्जा होती है। अगर विरुद्ध उसे निगल जाए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। अब आरव और आर्य के पास केवल कुछ ही दिन थे। उन्होंने तय किया, उन्हें बाकी समानांतर ब्रह्मांडों में जाकर चेतावनी देनी होगी और विरुद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मांड संरक्षक तैयार करने होंगे। आर्य ने अपने लैब में मल्टीवर्स पोर्टल खोलने की प्रक्रिया शुरू की। हर पोर्टल उन्हें एक अलग ब्रह्मांड में ले जा सकता था। उन्होंने पहला कदम रखा, एक ब्रह्मांड जहां भारत ब्रिटिश शासन से कभी आजाद नहीं हुआ था। यह एक निराशाजनक दुनिया थी। लोग दास्तां में जी रहे थे, तकनीक अविकसित थी और वहां के आरव समान ने उन्हें कैद करवा दिया, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार का मुखबिर था। किसी तरह भागकर वे दूसरे ब्रह्मांड पहुंचे, जहां धरती पर कभी मानव सभ्यता आई ही नहीं थी। वहां केवल जानवरों का विकास हुआ था और बंदरों जैसी प्रजातियों ने शहर बनाए थे। हर ब्रह्मांड उन्हें एक नया दृष्टिकोण दे रहा था और हर जगह विरुद्ध की छाया गहराती जा रही थी। अब तक वे 5 ब्रह्मांड घूम चुके थे और 3 संरक्षक उनके साथ आ चुके थे। एक योद्धा महिला जो भावनाओं से लड़ती नहीं, उन्हें शक्ति बनाती है, एक बच्चा जो भविष्य देख सकता है, और एक साइबर रोबोट जिसे आत्मा मिली है। लेकिन अब समय था कि वे अपने ब्रह्मांड लौटें, क्योंकि विरुद्ध ने वहीं से शुरुआत की थी। आरव, आर्य और उनके साथी क्वांटम मिरर के जरिए वापस लौटे, पर उन्होंने पाया कि उनका मूल ब्रह्मांड अब सामान्य नहीं था। हर व्यक्ति की आंखें चमक रही थीं, जैसे वे किसी सामूहिक नियंत्रण में हों।
अब उन्हें न केवल विरुद्ध से लड़ना था, बल्कि उन लोगों को भी जगाना था जिन्हें उन्होंने हमेशा अपना समझा। आरव, आर्य, योद्धा राया, भविष्य देखने वाला बालक ईश और आत्मा प्राप्त रोबोट नियो सब लौट आए थे अपने मूल ब्रह्मांड में। लेकिन यह ब्रह्मांड अब वैसा नहीं रहा था। हवा में एक भारीपन था और हर व्यक्ति की आंखों में अजीब नीली चमक थी, जैसे वे किसी और के नियंत्रण में हो। शहर के मंदिर, घाट और गलियां अब किसी भूतिया नगरी की तरह लगती थीं। ये सब विरुद्ध की छाया में है, आर्य ने कहा, अपने उपकरण से आसपास की ऊर्जा को स्कैन करते हुए। हमारे पास बहुत कम समय है। अगर विरुद्ध ने कालसार तक पहुंच बना ली तो वह इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को निगल जाएगा। कालसार? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय एक साथ उभरे। हर ब्रह्मांड में एक ऊर्जा स्रोत होता है। यहां का स्रोत कालसार है। यह ही जीवन, समय और चेतना की धड़कन है। अगर यह चला गया तो सब कुछ खत्म। सिर्फ यही नहीं, इसके टूटने से दूसरे ब्रह्मांड भी हिल सकते हैं। समूह ने क्वांटम कंपास की मदद से कालसार के स्थान का पता लगाया। एक छिपा हुआ आयाम जो एक प्राचीन मंदिर के नीचे स्थित था। मंदिर अब वीरान था, मगर उसकी दीवारों पर नए नीली ऊर्जा से भरे चिन्ह उभर आए थे। ये संकेत थे कि विरुद्ध यहीं से शक्ति ले रहा था। मंदिर की मूर्तियों के बीच एक प्रवेश द्वार सक्रिय हुआ जब ईश ने अपनी हथेली मंदिर के पुराने यंत्र पर रखी। एक स्पंदन के साथ द्वार खुला और वे सब उसमें कूद गए, एक अंधकारमय सुरंग में जो समय और स्थान के बाहर थी। हम अब सिर्फ एक जगह नहीं पार कर रहे, राया ने कहा। हम अपनी आत्मा की परीक्षा में उतर रहे हैं। पहली परत में प्रवेश करते ही सबको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी सबसे प्यारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। राया को वह संसार मिला जहां उसकी खोई बहन जीवित थी और वे दोनों एक शांत गांव में खेल रही थीं। ईश ने खुद को एक सामान्य बच्चा पाया। न कोई भविष्य की जिम्मेदारी, न कोई चेतना का बोझ। उसकी मां उसके बाल संवार रही थीं और पिताजी उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। आरव ने देखा कि उसकी दादी जीवित हैं, उसका परिवार फिर से एक साथ है और किसी को उसकी पागलपंती पर शक नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब यह भूलने लगे कि वे कहां और क्यों हैं। यह एक मीठा सपना था जो धीरे धीरे चेतना को निगल रहा था। केवल नियो, जो भावनाओं से परे एक रोबोट था, को याद रहा कि यह एक भ्रम है। लेकिन तब तक उसकी दृष्टि में भी कोड गड़बड़ाने लगे थे। उसने अपने ऊर्जा कोर से एक तीव्र स्पंदन उत्पन्न किया, एक सत्य तरंग जो झूठी भावनाओं की दीवार को चीरने लगी। सपने टूटे और वे सब वापस एक कठोर परिदृश्य में आ गए। पर पहली परत पार हो चुकी थी। अब वे दूसरी परत में थे, जहां हर किसी को उसका सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा था। यह परत गहरी और ठंडी थी। चारों ओर गूंजती हुई चीखें और डरावनी परछाइयां थीं। आरव ने देखा कि वह अकेला है। कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा। सब उसे पागल कह रहे हैं, उसकी बातें झूठ मानी जाती हैं। राया ने देखा कि उसकी बहन की मृत्यु फिर से उसकी वजह से हो रही है, मगर इस बार वह कुछ नहीं कर पा रही। आर्य अपने पूरे ज्ञान के बावजूद खुद को अज्ञानियों के सामने हारता देख रहा था। ईश ने एक ऐसा भविष्य देखा जहां वह ब्रह्मांडों को जोड़ने में असफल रहा और उसकी वजह से एक पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। नियो ने देखा कि वह फिर से सिर्फ एक कोड है, बिना आत्मा, बिना इच्छा, सिर्फ एक आदेश। इस बार ईश ने सबको साथ रखने की कोशिश की। उसने हर किसी का हाथ पकड़ा और कहा, डर हमें बांटता है, लेकिन हम साथ हैं और साथ में डर सिर्फ एक परछाई है। एक एक करके उन्होंने अपना डर स्वीकार किया और फिर उसे पीछे छोड़ दिया। तीसरी और अंतिम परत मोह की थी, जहां सबको वो दिखाया गया जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे, एक परिपूर्ण संसार। कोई युद्ध नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ शांति। राया को अपनी बहन के साथ एक सुंदर जीवन दिखाई दिया। वह बहन अब बद्धी हो चुकी थी, एक योद्धा जो अपनी बहन पर गर्व कर रही थी। आर्य को एक दुनिया जहां विज्ञान ने सबको अमर बना दिया, मृत्यु सिर्फ एक अवधारणा रह गई। नियो को एक मानव शरीर जिसमें वह प्यार, भूख, संगीत और बारिश महसूस कर सकता था। आरव को देखा गया कि वह भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है, सम्मानित, पूजित और अब तक जीवित अपनी दादी के साथ। ईश ने सबसे पहले त्याग किया। उसने अपना खिलौना जो उसे हमेशा प्यारा था छोड़ दिया और कहा, मैं वो चाहता हूं जो सही है, न कि जो आसान। धीरे धीरे सबने मोह को त्यागा। नियो ने अपना मानव शरीर छोड़ा, आर्य ने अमृता का भ्रम छोड़ा, राया ने अपनी बहन को नम आंखों से अलविदा कहा और आरव ने अपने आदर्श भविष्य को धुंधला होते देखा।
जैसे ही सबने मोह को छोड़ा, एक कंपन हुआ और तीसरा द्वार खुला। उनके सामने कालसार का चमकता हुआ स्रोत था, समय की नाड़ी, चेतना की आत्मा। जैसे ही वे कालसार के पास पहुंचे, पूरा आयाम कांप उठा। एक काली ऊर्जा का तूफान बना और उसके भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, विरुद्ध। वह कोई सामान्य राक्षस नहीं था, वह हर ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा का संचित रूप था। उसका चेहरा हर किसी के सबसे गहरे डर जैसा था। उसकी आंखें अंधकार से भरी थीं। उसकी आवाज किसी गहरी खोह से आती गूंज जैसी थी। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, विरुद्ध ने कहा। तुम सबने जिस ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश की, वह खुद नष्ट होने को तैयार है। मैं बस वही कर रहा हूं जो अपरिहार्य है। ईश की आंखों में आंसू थे। तुम गलत हो। हर ब्रह्मांड में प्रकाश है और हम वही प्रकाश हैं। पांचों ने अपने शक्तियों को समेटा, लेकिन इस बार यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह अनुभव, विश्वास और एक दूसरे के साथ का परिणाम था। राया ने अपनी भावना आधारित तलवार से विरुद्ध की छाया को काटा। हर वार उसके अतीत के दर्द को उजागर करता था। ईश ने भविष्य की झलक दिखाकर उसकी चालों को पहले से ही जान लिया। उसने सभी को चेतावनी दी कि विरुद्ध एक से अधिक अस्तित्व में है। नियो ने अपने आंतरिक ऊर्जा को उच्च आवृत्ति पर सेट किया, जिससे विरुद्ध की संरचना टूटने लगी। वह उसे डेटा की तरह विश्लेषित कर रहा था। आर्य ने क्वांटम लूप एक्टिवेट किया, जिससे विरुद्ध की शक्ति ब्रह्मांडों में फंसने लगी और वह अपने ही प्रतिबिंबों में उलझ गया। और अंत में आरव ने अपनी आत्मा की शक्ति से कालसार के साथ एकात्म होकर एक उज्जवल प्रकाश उत्पन्न किया। वह प्रकाश न केवल शुद्ध था, बल्कि यह हर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि विरुद्ध की चीखें पूरे आयाम में गूंजने लगीं। आकार बिखरने लगा और फिर वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। न कोई चीख बची, न कोई छाया, बस एक शांति, अनंत और निर्मल। कालसार अब स्थिर था। ब्रह्मांड फिर से संतुलन में आ गया था। लोगों की आंखों से नीली चमक गायब हो गई और वे होश में आने लगे। वाराणसी की गलियां फिर से जीवंत हो उठीं। हमने जीत हासिल की, आर्य ने मुस्कुराकर कहा, और उसकी आंखों में पहली बार राहत की चमक थी। यह अंत नहीं, आरव ने कहा, यह एक नई शुरुआत है। अब हमें बाकी ब्रह्मांडों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शायद कहीं और कोई और विरुद्ध उठ खड़ा हो। हर संरक्षक अपने ब्रह्मांड की ओर लौट चला। राया ने कहा, हम अब जुड़े हुए हैं, चाहे ब्रह्मांड कोई भी हो। ईश ने जाते हुए कहा, मैं भविष्य में फिर मिलूंगा, शायद किसी और समय, किसी और आयाम में। नियो ने बस सिर हिलाया, एक भावना का संकेत जो वह अब समझता था।